Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Hope you all are doing great, and today we are here back with the after a long time, and we are here with the second book of 12th class. You know, we have completely completed first book, India since independence, and from today we are going to start the second book for 12th class. And the first chapter that we are going to discuss in this particular book, that is Ant of Bipolarity. The first chapter is Ant of Bipolarity. But before the session 2023 and 24, the first chapter was Cold War era, right? But that chapter has been deleted now according to the new syllabus of CBSE. So now the first chapter is the Ant of Bipolarity, right? So the chapter is bipolarity ki ending. But you will be able to understand ending of bipolarity only when you are aware about the bipolar system. When you are aware what is bipolar world, when you know it na, only then you will be able to understand what is the meaning of the ending of bipolarity, right? So पहले तो आप सभी को यही पता होना चाहिए कि bipolarity क्या होती है. अब आप लोगों को पता होगा, and we all know it very well that we have faced two world wars, right? World War I and World War II. जैसे ही World War II का एंड हुआ, and I think you all are aware about the incident कि World War II का एंड कैसे होता है, when USA attacked on Japan, Hiroshima and Nagasaki, right? 6th and 9th of August of 1945 जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अटैक होते हैं, then we say that yes कि World War II का एंड हो गया. बट उसके बाद देखो और तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे वर्ल्ड सिनेरियो में, लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था वो क्या था कि अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो कुछ कंट्रीज ने तो अपनी पावर कंप्लीटली खत्म कर दी, लूज कर दी, राइट? और कुछ कंट्रीज ऐसी बन रही थी जिनका कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रहा था, जिनकी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही थी बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर. और जैसे ही वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो वो सिर्फ दो ही कंट्रीज ऐसी बची जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में पावरफुल खुद को रिप्रेजेंट कर पा रही थी, खुद को शो कर पा रही थी. और वो दो कंट्रीज कौन कौन सी थी? फर्स्ट वाज यूएसए, क्योंकि यूएसए ने दिखा दिया कि उसने जैसे न्यूक्लियर अटैक किया जापान के ऊपर तो उसने वर्ल्ड में ये दिखाया कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में आई एम द कंट्री विच इज हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, और कोई मेरे साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता इन प्रेजेंट टाइम एटलीस्ट, राइट? दूसरी कंट्री कौन सी थी? जो थी यूएसएसआर. आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब देखो आप लोगों ने पढ़ा भी है, हम लोगों ने जो पहली बुक थी हमारी उसमें हम लोगों ने स्टडी भी किया है कि दो आइडियोलॉजी थी बेसिकली, राइट? और यूएसएसआर क्या था? यूएसएसआर 15 ऐसी कंट्रीज का ग्रुप था जो सिमिलर आइडियोलॉजीज फॉलो करती थी. और वो सिमिलर आइडियोलॉजी कौन सी थी? जो थी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, राइट? कम्युनिज्म आप मान सकते हो. उसके अलावा दूसरी जो आइडियोलॉजी थी वो किसकी थी? कैपिटलिज्म, जो यूएसए फॉलो कर रहा था. जो यूएसए की आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? यूएसए मानता था कि स्टेट को फ्री छोड़ दो, स्टेट के ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, स्टेट किसी भी बाहर मतलब स्टेट का एक्सट्रीम कंट्रोल आपको करना ही नहीं है. इंडिविजुअल पर्सन शुड बी फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू. उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए. स्टेट का काम सिर्फ क्या है? स्टेट का काम है बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना. रेस्ट ऑफ द वर्क इन दैट स्टेट शुड नॉट बी इंटरफेयर, राइट? स्टेट को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. दूसरी तरफ जो रशियन आइडियोलॉजी थी वो क्या थी कि स्टेट का कंट्रोल एक्सट्रीम होना चाहिए. स्टेट ही सब कुछ डिसाइड करे कि लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या इवन क्या क्रॉप ग्रो करेंगे. एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड बाय द स्टेट ओनली. ये दो आइडियोलॉजीज थी. अब क्या होता है, जब ये दो आइडियोलॉजीज वर्ल्ड में अमर्ज हुई तो अब दोनों की दोनों कंट्रीज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, दे वर ट्राइंग टू गेट द सपोर्ट ऑफ होल ऑफ द वर्ल्ड, कि जिसकी आइडियोलॉजी ज्यादा स्ट्रांग होगी वही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. दैट वाज वेरी इजी. और जब दोनों की दोनों, एक तो यूएसएसआर दो ग्रुप था कंप्लीटली और यूएसए कंट्री, राइट? तो जब दोनों में कहीं ना कहीं एक रेस शुरू हुई ना अपनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से खुद को सुप्रीम शो करने के लिए, तो अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने दूसरी कंट्रीज को डिफरेंट टाइप की हेल्प भी प्रोवाइड की कि आप हमारे ग्रुप में इंक्लूड हो जाओ. एंड आई थिंक ये आप लोग समझ पा रहे होंगे क्योंकि हम लोगों ने इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी बड़ी अच्छे से डिस्कस की हुई है. क्यों? क्योंकि जब टू पोलर वर्ल्ड बनता है तो हम हमारी जैसी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री, इंडोनेशिया जैसी कंट्री, मिस्र जैसी कंट्री, इजिप्ट जैसी, वो किसी ग्रुप में इंक्लूड नहीं हुई.
हमने क्या बोला कि हम किसी ग्रुप के साथ जा ही नहीं रहे, वी आर इंडिपेंडेंट। और हम लोगों ने एक सेपरेट आइडियोलॉजी बना दी। वो सेपरेट आइडियोलॉजी क्या थी? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, राइट? नेम याद होगा आपको आई थिंक। अब इन कंट्रीज ने जब क्या किया, जब इन कंट्रीज ने सारी के सारे वर्ल्ड को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, तो अब सिंपल सी बात है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, राइट? अब ये वर्ल्ड कंप्लीटली ऐसा 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में ना 2 ही ग्रुप्स हैं, 2 ही पोल बने हुए हैं। वो 2 पोल कौन से थे? एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर। वो 2 ही पोल्स थे पूरे के पूरे वर्ल्ड में। और इसीलिए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, जो कोल्ड वॉर का एरा था, उसको बोला जाता है बाइपोलर वर्ल्ड, जिसमें पूरा का पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है? अब उसको कोल्ड वॉर क्यों बोला गया था? क्योंकि वो वॉर कभी एक्चुअल वॉर में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। अगर वो एक्चुअल वॉर में कन्वर्ट हो जाता ना, तो शायद वर्ल्ड वॉर से ज्यादा डिस्ट्रक्शन कोल्ड वॉर करता। बट उसको कोल्ड वॉर और या फिर नर्व वॉर बोला जाता है। नर्व जो सिर्फ नर्व्स में फाइट हुआ, एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे कभी फाइट ही नहीं हुआ। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नर्व वॉर ऑल्सो। ठीक है? अब लेकिन एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से आपका क्या मतलब? जब 2 पोल जो आप देख रहे हो कि कोई ना कोई एक सिस्टम कोलैप्स होगा, राइट? मतलब 2 पोल का मतलब एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मतलब 2 पोल बने हुए थे, उनमें से कोई ना कोई एक पोल अब वीक होने वाला है और कोई एक पोल होगा जो स्ट्रांगली कंट्रोल करेगा, लीड करेगा वर्ल्ड को। यही है चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। समझ आया? यानी कि जब ऐसा सिस्टम वर्ल्ड में डेवलप हो गया कि वर्ल्ड में 2 पोल्स बचे ही नहीं, जो हम लोग देख पा रहे थे कोल्ड वॉर एरा के टाइम पीरियड पे, तो कैसे इस बाइपोलर सिस्टम का एंड होने वाला है, राइट? वो इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। फाइन, आई होप इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो लेट अस स्टार्ट नाउ व्हाट इज गिवन टू इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। अब देखो ये आपको पिक्चर्स क्या शो कर रही हैं। ओवरव्यू देखो क्या है। बर्लिन वॉर विच हैड बीन बिल्ड एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर एंड वाज इट्स ग्रेटेस्ट सिंबल। अच्छा, बर्लिन कहाँ है? आपको पता होगा आई थिंक जर्मनी में। ठीक है, जर्मन कंट्री में बर्लिन है। अब क्या किया गया था बेसिकली, जब जब कोल्ड वॉर हो रहा था ना, तो जब कोल्ड वॉर बिल्कुल इसके पीक पे था, तो क्या किया गया था, इस जो बर्लिन है ना, बर्लिन में क्या कर दिया गया, एक वॉल क्या कर दी, कंस्ट्रक्ट कर दी। और उस वॉल का टास्क क्या था बेसिकली? उस वॉल का टास्क था लोगों को आइडियोलॉजिकली डिवाइड करना। मतलब जैसे जैसे वो वॉल थी, मतलब उस वॉल का क्या सिंबलाइज था, क्या सिंबलाइज करी थी वो वॉल, कि उसके एक तरफ रहने वाले लोग किसी और आइडियोलॉजी के हैं और दूसरी तरफ रहने वाले लोग किसी और आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब कंट्री के अंदर ही डिवीजन है। इट मींस ये क्या दिखाती है आपको, ये शो करती है कोल्ड वॉर के पीक टाइम पीरियड को। समझ आया? जब हाइट थी कोल्ड वॉर की, ये इसका सिंबल था। फिर क्या हुआ, वॉज टॉपल्ड बाय पीपल इन 1989। अब लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने इसको 1989 का टाइम पीरियड आने के बाद इसको गिरा दिया। समझा? मतलब कोल्ड वॉर शुरू कब हुआ था? 1945। मतलब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो कोल्ड वॉर वहीं से शुरू हो गया। लेकिन 1989 तक आते आते लोगों ने क्या किया, इस बर्लिन की वॉल को क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया। ठीक है? फिर क्या हुआ, दिस ड्रामेटिक इवेंट वॉज फॉलोड बाय एन इक्वालिटी ड्रामेटिक एंड हिस्टोरिक चेंज ऑफ इवेंट दैट लेड टू द कोलैप्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। अब जैसे ही बर्लिन की वॉर कोलैप्स हुई, मतलब ये बिल्कुल एक ड्रामेटिक चेंज था, ड्रामेटिक इवेंट था। जैसे ही बर्लिन की वॉर को कोलैप्स किया गया, गिराया गया, वैसे ही अब क्या किया गया, ऐसे पूरे वर्ल्ड में ना और सिनेरियोज होने शुरू हो गए, एक इवेंट्स की ना एक चेन सी शुरू हो गई। और जैसे ही ये चेंज शुरू हुई तो यहां से ही आपका एंडिंग की शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की। समझा? मतलब यहां से हम लोग मान के चलते हैं कि कोल्ड वॉर का एंड हो गया। मतलब अब देखो क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि तो सिंबल थी ना, उस कोल्ड वॉर का ही तो सिंबल थी, बर्लिन की जो वॉल बनी हुई थी, दिस वाज द सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर ओनली। क्यों? क्योंकि इसने लोगों को डिवाइड ही किया हुआ था आइडियोलॉजिकली बेसिस पे। एक ही कंट्री के लोग हैं, वो भी डिवाइडेड हैं। ठीक है? तो इट मींस अब जैसे ही बर्लिन की वॉल को गिराया गया, अब लोगों को क्या लगने लगा कि अब कोल्ड वॉर का एंड हो गया। और यही इसी बात को सिंबलाइज करती है, क्योंकि इसके बाद पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसे इवेंट्स और भी ज्यादा शुरू होने शुरू हो गए। फाइन। उसके बाद जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज यूनिफाइड। और इसका सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस क्या निकला इस बर्लिन की वॉल को गिराने का, कि जर्मनी के जो लोग थे ना वो यूनिफाइड हो गए, यूनाइटेड हो गए। समझा?
One after another, the 8 East European countries that were part of Soviet bloc replaced their communist government in response to mass demonstration. और देखो क्या होता है बेसिकली 1989 तक आते आते ना, मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो यूएसएसआर था दैट वाज नॉट ओनली रशिया, उसमें और भी कई सारी जैसे चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज थी। लेकिन देखो क्या हुआ, एज आई टोल्ड यू कि उस आइडियोलॉजी में बेसिकली जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी उसमें स्टेट का एक्सट्रीम कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है, और जब स्टेट एक्सट्रीमली कंट्रोल एस्टैब्लिश करेगा तो इट मींस लोगों को ग्रोथ के चांसेस कम मिलेंगे। इट मींस व्हाटएवर द स्टेट विल बी सेइंग पीपल विल बी फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली। और ऊपर से जो इससे बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्या थी, ग्रुप तो 15 कंट्रीज का था, बट इवन देन क्योंकि रशिया ने इसको फॉर्म किया तो इसलिए रशिया कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, और जो दूसरी स्मॉल कंट्रीज थी आफ्टर बीइंग इंडिपेंडेंट आल्सो दे वर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ सॉवरेन एलिमेंट्स, सॉवरेन सेंटिमेंट्स इन देयर कंट्रीज। अब इसीलिए उन लोगों ने बेसिकली कहीं ना कहीं किस इन्फ्लुएंस में आके यूएसएसआर को ज्वाइन किया था, वो था कि रैपिड ग्रोथ होगी स्पेशली इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि यूएसएसआर ने अपनी मनमर्जी एक टाइप से इंपोज करनी शुरू कर दी, और उसका रिजल्ट ये निकला कि अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो यूएसएसआर के ग्रुप के पीपल थे उन्होंने सोचा नहीं, नो इट्स नॉट फाइन, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट। और इसलिए अब कंट्रीज ने क्या किया, अपनी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी बेसिकली उसको रिप्लेस करने के लिए कि नहीं हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है, और जहां पर एक्सट्रीमिज्म की बात आती है दैट इज ऑलवेज डेंजरस फॉर द कंट्री, फॉर एवरी कम्युनिटी। ठीक है, अब जैसे ही लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो अब क्या हुआ, अब जैसे ही मतलब जो बर्लिन की वॉल थी उसको गिराया गया, तो अब जो अलग अलग कंट्रीज थी ना जो यूएसएसआर का पार्ट थी उन्होंने भी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिए, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी हुई थी कि नहीं हमें नहीं चाहिए, इसको चेंज कर दो, उसको रिप्लेस करने के लिए। समझा, आई होप क्लियर है यहां तक। फिर द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगेन टू एन एंड, नॉट बाय मिलिट्री मीन्स बट एज अ रिजल्ट ऑफ मास एक्शन बाय ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। मतलब अब जो कोल्ड वॉर का एंड हुआ ना बेसिकली सोवियत यूनियन का, कहीं ना कहीं जो एंड होना देख रहे हो आप लोग, वो किसी मिलिट्री के अटैक की वजह से नहीं हुआ, मिलिट्री मीन्स की वजह से नहीं हुआ, बल्कि लोगों के जो कॉमन पीपल है ना, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन है, उन्होंने जो एक्शंस किए, राइट, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किए, उसका रिजल्ट है कहीं ना कहीं कि कोल्ड वॉर भी एंड होगा और साथ ही साथ यूएसएसआर भी कोलैप्स हो जाएगा। डिसइंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, कोलैप्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। मतलब एक होता है इंटीग्रेट करना जब कई सारी कंट्रीज इंक्लूड हो गई, मर्ज हो गई, एक है डिसइंटीग्रेशन कि अब कंट्री सारी यूएसएसआर से अलग हो गई, डिसइंटीग्रेट। फाइन, गॉट इट। इवेंचुअली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड, और फाइनली क्या हो गया, 1991 तक आते आते क्या हो जाएगा, यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। In this chapter, we discuss the meaning, the causes and the consequences of the disintegration of Second World. इस चैप्टर में क्या डिस्कस करोगे आप लोग कि causes रीजन क्या क्या थे, consequences रिजल्ट क्या क्या निकले, मीनिंग क्या क्या है बेसिकली किसका, जो डिसइंटीग्रेशन है सेकेंड वर्ल्ड का। We also discuss what happened to the part of the world, मतलब और वर्ल्ड में क्या हैपन हो रहा था, क्या हैपन हुआ वहां पे after the collapse of communist regimes and how India relates to these countries now। मतलब हमारा पर्सपेक्टिव तो किसको स्टडी करना है, we are here to study about India, although we are going to study lot of aspects of international, you can say other countries also, but even then the core concept is to understand the concept of India also ना। तो हमारी कंट्रीज के ऊपर, हमारी इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उन सारी की सारी चीजों का, हमारे रिलेशन कैसे स्टैब्लिश हो रहे हैं, हम कैसे कनेक्ट कर पाते हैं उन सारे के सारे इंसिडेंट्स के साथ। सो वही सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इंट्रोडक्टरी पार्ट इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो यहां जो आपको ये पिक्चर्स गिवन है ना, ये देखो, राइट, ये देखो क्या है, ये आपको बर्लिन की वॉर कहीं ना कहीं शो कर रखी है। फाइन, अब देखो क्या है, द बर्लिन वॉर symbolized the division between the capitalist and communist। अब देखो एक ही कंट्री के अंदर, और इवन बर्लिन तो एक प्लेस हो गया ना, एक जर्मनी का एक प्लेस हो गया, मतलब बर्लिन एक प्लेस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो सोच के देख सकते हो कितना डेंजरस और कितना क्रिटिकल टाइम पीरियड रहा होगा कोल्ड वॉर का, राइट। तो जब वो वॉल को कंस्ट्रक्ट किया गया बेसिकली वो क्या सिंबलाइज कर रही थी, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच में डिवीजन को शो कर रही थी। समझा। और देखो क्यों बनाया गया था इसको, बिल्ड इन 1967 टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन।
समझा, मतलब ईस्ट और वेस्ट बर्लिन। वेस्ट क्या होगा, जो यूएसए की तरफ होगी, ईस्ट जो किसकी तरफ होंगी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। दिस मोर देन 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल स्टूड फॉर 28 ईयर्स, मतलब लगभग 28 ईयर्स तक ये वॉल खड़ी रही। 1961 में बनी और फिर फाइनली क्या हुआ, फाइनली ब्रोकन डाउन बाय द पीपल ऑन 9th of November 1989, और फाइनली 9 नवंबर को 1989 में इसको क्या कर दिया गया, इसको गिरा दिया गया, इसको ब्रेक, इसको यू कैन से इसको ब्लॉक कर दिया गया। समझा? दिस मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। अब देखो चैप्टर का नेम याद करो दोबारा से, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। यहां से जैसे ही बर्लिन की वॉल गिरी, उसका सिंबलाइज क्या था, वो किस बात को सिंबलाइज कर रही थी कि मतलब जो जर्मनी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था कोल्ड वॉर के एरा में, अब वो टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं होने वाली है, अब वो यूनिफाइड हो जाएगी। समझा? और इसका जो एक और मतलब था वो क्या था कि अब कम्युनिस्ट ब्लॉक का एंड होना शुरू हो गया। द पिक्चर वॉज डिपिक्ट, क्या बता रही है पिक्चर, पीपल मेकिंग अ टाइनी होल इन द वॉल। ये पिक्चर क्या दिखा रही है आपको कि लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक टाइनी होल बनाने की, मतलब छोटा सा होल बनाने की कोशिश करे वॉल में। सेक्शन ऑफ द वॉल ओपन टू अलाउ फ्री मूवमेंट, और देखो क्या किया उन लोगों ने, वॉल को ओपन कर दिया ताकि फ्रीली मूवमेंट कर सके, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन लोग इजीली मूवमेंट कर सके। उसके बाद द बर्लिन वॉल एज इट स्टूड बिफोर 1989 क्रेडिट, मतलब ये देखो क्या है कि बर्लिन वॉल की कैसे बनी, 1989 से पहले का क्या सिनेरियो था, 1989 के बाद का क्या सिनेरियो था, ये सारी की सारी चीजें। फाइन, दिस इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर टू यू। आई होप इंट्रोडक्टरी पार्ट इज क्लियर। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, जिसकी आप बात करो कि डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये कोलैप्स हो गया, ये था क्या एक्चुअल में। पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस हैव अ लुक व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। अब देखो, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, समझा? दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर, came into being after the socialist revolution in Russia in 1917। ईयर याद रखोगे 1917। और कैसे एग्जिस्टेंस में आया, जैसे ही क्या होती है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होती है रशिया में। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा लेनिन के बारे में, याद आ रहा है, स्टालिन के बारे में। आई थिंक आप लोग अभी रिकॉल भी नहीं कर पा रहे होगे बिकॉज यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास, है ना, बट यू हैव स्टडीड अबाउट लेनिन, अबाउट स्टालिन, कलेक्टिवाइजेशन, लेनिन का आइडिया आप लोग पढ़ के आए होंगे, राइट। तो बेसिकली यूएसएसआर कब बना, तभी बना जब क्या होता है, एक आइडियोलॉजी होती है, बेसिकली एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होती है रशिया में, उसके बाद एग्जिस्टेंस में आता है यूएसएसआर एंड द ईयर वाज 1917। द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म। और जो रेवोल्यूशन थी वो हुई क्यों थी, बेसिकली रेवोल्यूशन का आइडिया क्या था कि सोशलिज्म लेके आना। और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी होती है बेसिकली कि स्टेट का कंट्रोल होता है, एटलीस्ट मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट की चीजें, फॉर एग्जांपल हेल्थ है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, उसके ऊपर आपके क्या होता है, स्टेट का कंट्रोल होता है। स्टेट आपको कंप्लीटली ओपन नहीं छोड़ता है, वो होता है सोशलिज्म। तो ये जो रेवोल्यूशन आई थी इसीलिए आई थी कि वो लोग सोशलिज्म से इंस्पायर्ड थे कि हमें सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करना है। मतलब अब अगर देखो क्या था, अगर स्टेट कंट्रोल करेगा तो वो लोगों की ग्रोथ के लिए ज्यादा वर्क करेगा। अकॉर्डिंग टू रशियन आइडियोलॉजी, अगर देखो कहीं ना कहीं अगर सिर्फ कैपिटलिज्म वर्क करेगा तो उसमें क्या होगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर फ्यू ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल, फॉर फ्यू पीपल ओनली, सारे के सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए सोशलिज्म बेसिकली क्या था, सोशलिज्म वो था जो सभी के लिए वर्क करेगा, समझा। और इसीलिए देखो कहीं ना कहीं हम लोग भी इंस्पायर्ड हुए फिर रशियन रेवोल्यूशन से, और हम लोगों ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया, 42nd अमेंडमेंट, जिसको कहीं ना कहीं आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो। और हम लोगों ने भी क्या ऐड कर दिया, सोशलिस्ट वर्ड अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया, समझा। और ये आइडियोलॉजी देखो कौन सी थी, एज अपोज टू कैपिटलिज्म। और ये किसके अगेंस्ट थी, कैपिटलिज्म के। अब कैपिटलिज्म क्या है, जो सोचती कि नहीं स्टेट को एक्सट्रीम कंट्रोल नहीं करना है, स्टेट को इंटरफेयर करने की कहां जरूरत है, सिर्फ सिक्योरिटी एस्पेक्ट में। अगर स्टेट को लगता है सिक्योरिटी पर कोई डेंजर है तो स्टेट इंटरफेयर करे, अदरवाइज लीव पीपल फ्री। अब इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में जो आइडियोलॉजी इमर्ज हुई वो थी आपकी सोशलिज्म, कि नहीं स्टेट को तो क्या करना चाहिए, स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए। एंड द नीड फॉर एन ईगलिटेरियन सोसाइटी। और जो बेसिकली यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी, ईगलिटेरियन सोसाइटी, कि हमें सबको इक्वल बेसिस पर लेके आना है, हम ऐसी सोसाइटी बनाएंगे, समझा। हम प्रॉपर्टी को इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि सभी इक्वली शेयर गेन करें, पार्ट इक्वली पार्ट गेन करें सोसाइटी में, समझा।
This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously design a society based on principles of equality. और इस सबसे बड़ा अटेम्प्ट था. मतलब अगर आपको पता है तो रशिया वर्ल्ड की ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, राइट? जो इवन 2 कॉन्टिनेंट्स में एक्सपेंडेड है, यूरोप में भी और एशिया में भी, है ना? तो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू क्या किया गया था कि हम हिस्ट्री में क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक ऐसी सोसाइटी एस्टैब्लिश करेंगे जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होगी. In doing so, the makers of the Soviet system gave primacy to the state and the institution of the party. इसको करने के लिए अब क्या किया, जो स्टेट को बनाने वाले थे उन लोगों ने क्या किया कि एक ऐसा हम स्टेट बनाएंगे जो बेसिकली सारे के सारे चीजें स्टेट से कनेक्टेड होंगे, मतलब इंपॉर्टेंट चीजों पर स्टेट का कंट्रोल होगा, ठीक है, और सारा का सारा स्टेट के अंडर वर्क करेगा ऑल ऑफ द सिस्टम. The Soviet political system centered around the Communist Party और एक ही पार्टी के अराउंड वर्क करेगा और वो पार्टी कौन सी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी. एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वाज अलाउड. मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर कंप्लीट कंट्रोल होगा. कम्युनिस्ट पार्टी होगी सिर्फ एक. आज भी अगर आप लोगों को ने देखा होगा तो चाइना में यही पार्टी वर्क करती है, कम्युनिस्ट पार्टी, है ना? और उसके अलावा कोई और पार्टी होती ही नहीं है. इट मीन्स एक्सट्रीम कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं. क्या था इसका मतलब कि किसी और पार्टी को अलाउ ही नहीं किया गया, सिर्फ एक ही पार्टी होगी. द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. और इकोनॉमी को प्लान भी स्टेट करेगा, उसको कंट्रोल भी स्टेट करेगा. दिस वॉज द सिस्टम. समझ आया? क्या था बेसिकली, एक ऐसा अटेम्प्ट हुआ 1917 में जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट था. एक इगलिटेरियनिस्ट आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होके रशिया में क्या हुआ, एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होती है. उसके बाद जो आइडियोलॉजी वर्क करी थी वो क्या थी, दैट दे विल बी वर्किंग अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. और उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉपर्टी का. स्पेशली देयर विल बी वन पार्टी ओनली, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके अलावा कोई और पार्टी होगी ही नहीं, अपोजिशन नहीं होगा. इकोनॉमी जो कंट्री की होगी दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट ओनली, उसको प्लान भी स्टेट ही करेगा. मतलब इतना एक्सट्रीम कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम. समझ आया? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of USSR. और जैसे अब देखो USSR की आइडियोलॉजी आई ना, अब देखो क्या था, अब सारी की सारी कंट्रीज ने जो क्या थी, जो कहीं ना कहीं लिबरलाइज्ड हुई थी उसी टाइम पीरियड पे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अब क्या करना शुरू कर दिया, वो सारी की सारी कंबाइन हो गई कि हम वी विल बी वर्किंग अंडर द वन फ्लैग ओनली, दैट इज USSR. अब क्या बन गया, अब देखो क्या हुआ, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन, जितनी भी ईस्ट यूरोप की कंट्री थी, दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस. क्यों? और देखो कंबाइन क्यों हुए, क्योंकि जो सोवियत आर्मी थी ना, इन्होंने इनकी हेल्प करी थी. फासिस्ट आइडियोलॉजी पता होगी आपको, जैसे नाजिज्म हो गया, फासिज्म हो गया, ऐसी आइडियोलॉजी वर्किंग थी. तो अब यूएसएसआर ने, जो रशिया था, इसने उनकी हेल्प करी थी उस आइडियोलॉजी से बाहर निकलने के लिए. आप लोगों ने हिटलर, मुसोलिनी का नेम सुना होगा. तो इसीलिए क्योंकि इन कंट्रीज को लगा कि अब हमारे पास इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने का टाइम है, इसीलिए वो लोग क्या हो गए, कंबाइन हो गए यूएसएसआर के साथ. और सबने कंबाइन होकर क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया जो जिसका नाम पड़ गया यूएसएसआर. द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दिस कंट्री वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर. और क्या कि जो सिस्टम रशिया फॉलो करेगा अब वही सिस्टम ये भी फॉलो करेंगे. दिस ग्रुप ऑफ कंट्री वाज कॉल्ड सेकंड वर्ल्ड. अब इस चीज को आपको बड़े अच्छे से याद रखना है कि इसको क्या बोला गया, दिस वाज नोन एज सेकंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक, क्योंकि सोशलिस्ट इनकी आइडियोलॉजी है और वर्ल्ड कहीं ना कहीं एक और दूसरे सिनेरियो को गेन कर रहा था, एक दूसरे पार्ट में चेंज हो रहा था, जिसको क्या बोला गया आपने, सेकंड वर्ल्ड. या तो सेकंड वर्ल्ड पूछा जाए या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक, आपको समझना यूएसएसआर. समझ आया? द वार्सो पैक्ट, अ मिलिट्री अलायंस हेल्ड देन टुगेदर द यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक. आप लोगों ने नेटो का नेम सुना होगा, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली देखो क्या हो रहा था, जब कोल्ड वॉर का रहा था ना, तो दोनों की दोनों कंट्रीज रशिया और यूएसए, वो क्या सोच रहे थे कि सबको अपने अंदर मर्ज कर लो, मिक्स कर लो, कंबाइन कर लो. और इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे, अगर कोई स्मॉल कंट्रीज थी, वीक कंट्री थी, तो उन लोगों को क्या बोल रहे थे, दैट यू कम इन आवर पार्ट ओनली, देन वी विल बी प्रोटेक्टिंग यू. हम आपको मिलिट्री हेल्प भी प्रोवाइड करवाएंगे. और उसी वजह से क्या किया, यूएसए ने क्या बनाई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन.
जिन कंट्रीज ने उसको ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब अब यूएसए उनकी हेल्प करेगा इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, अगर उनके ऊपर कोई अटैक होता है, कोई डिफिकल्टी की पोजीशन आती है तो। इन द सिमिलर मैनर जब यूएसएसआर ने देखा, रशिया ने देखा कि यूएसए ने तो अपना मिलिट्री ग्रुप बना लिया, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेकंड ब्लॉक था, इसलिए उसने क्या बना लिया, उसने बना लिया वॉर्सो पैक्ट। तो ये बेसिकली किसका था, ये बेसिकली ग्रुप था जिन कंट्रीज को रशिया लीड कर रहा था, राइट, समझ आया। और इसका लीडर कौन था, यूएसएसआर था, फाइन। फिर देखो, द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द सोवियत इकोनॉमी was then more developed than the rest of the world except for the US। अब देखो टू पोल क्यों बने हुए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली ग्रोथ टू ही पार्ट्स करे थे, या तो यूएस या फिर उसको छोड़ के अगर कोई इतना ज्यादा डेवलप्ड था तो वो कौन था, वो था आपका यूएसएसआर। समझा, सोवियत इकोनॉमी थी। It had a complex communications network, vast energy resources including oil, iron and steel। और इससे भी अलावा जो इसका और ज्यादा इंपॉर्टेंस था वो क्या था, कि इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, और उन्हीं रिसोर्सेज की वजह से कहीं ना कहीं वर्ल्ड में इसकी पोजीशन स्ट्रांग बनी हुई थी। और वो रिसोर्सेज कौन से थे, ऑयल के, आयरन के और स्टील के। अलॉन्ग विद दैट दे वर हैविंग एनर्जी रिसोर्सेज आल्सो। सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड द पॉपुलैरिटी एंड बिहाइंड द पावर ऑफ यूएसएसआर, जिसको आपने टर्म कर दिया, जिसको आपने डिनोट कर दिया विद द टर्मिनोलॉजी ऑफ कोल्ड वॉर, और यू कैन से बाइपोलर वर्ल्ड, जहां पे आपको टू ही ग्रुप्स दिखने हैं इक्वल पोजीशन वाले, यूएसए और यूएसएसआर। समझा, ये था आपका सोवियत सिस्टम, जो एग्जिस्टेंस में कब आया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक टाइप से यूएसएसआर तो कब बना था, जो रशियन की रेवोल्यूशन होती है, रशियन रेवोल्यूशन 1917, राइट। एंड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इश्यू 15 कंट्रीज वर द पार्ट ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो अब दो ही पोल आपको दिख रहे हैं, टू ही पार्ट दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ज्यादा डेवलपमेंट गेन कर पा रहे थे, यूएसए और यूएसएसआर। दिस वाज द सोवियत सिस्टम। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो, लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, अब ये कौन था, लेनिन, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने नेम सुना होगा, है ना। ये पर्सन एसोसिएटेड यूएसएसआर की फॉर्मेशन के साथ, ठीक है, जो रशिया में रेवोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं उसको स्टार्ट करने वाले पर्सन माने जाते हैं। लेनिन थे कौन, फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। आप लोगों ने अगर रशियन हिस्ट्री को पढ़ा, आपने पढ़ा होगा बोल्शेविक और मेंशेविक, टू पार्टीज थी। तो ये बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, और रशियन रेवोल्यूशन जब होती 1917 ये उसके भी लीडर थे। एंड द फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन। और जब स्टार्टिंग का मतलब जब स्टार्टिंग का फेज होता है ना यूएसएसआर को बनाने का, उस टाइम पे उसके फाउंडर लीडर थे, एन आउटस्टैंडिंग थ्योरेटिशियन एंड प्रैक्टिशनर ऑन द मार्क्सिज्म। मतलब इन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को इतना ज्यादा फॉलो किया और उसको इतना ज्यादा मतलब ग्राउंड लेवल पे लेके आए। अगर आप लोगों को पता हो, कार्ल मार्क्स ही वाज अ पॉलिटिकल थिंकर ऑफ जर्मन, बट इवन देन लेनिन उनकी आइडियोलॉजी से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हुए कि सबसे पहले ये जो रेवोल्यूशन होती है जिसकी कार्ल मार्क्स बात करते वो जर्मनी में होनी चाहिए थी, बट लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने उस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड आइडियाज को कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे उतारा और सबसे पहले रेवोल्यूशन हो जाती है रशिया में। समझ आया? तो इसीलिए इनको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिशनर थे मार्क्सिस्ट थियरी के एंड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर कम्युनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं ना उनके लिए सबके लिए एक सोर्स पर्सन है, इंस्पिरेशन है फॉर ऑल ऑफ द पर्सन। मतलब एक आउटस्टैंडिंग लीडर यू कैन से जिस टाइम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मोनार्की सिस्टम से एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है। उसके बाद हालांकि प्रॉब्लम्स आएंगी, बट इवन देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट वाज द outstanding example to create the system completely, especially political system of any country. So I hope the introductory part and what was the Soviet system, it is clear to all of you. And if you are able to understand the introductory part, please press the like button and subscribe the channel. We will meet in next video with the next topic. Chapter is quite interesting, right? And we will meet in next video with the next part. Till then, keep learning, stay connected and try to revise everything. Thank you. Thanks a lot.